नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और ये वक्त लाख टके की बात का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और इस त्योहार का एक सिरा कंस से जुड़ता है, जिसका भगवान श्री कृष्ण ने संहार किया और धर्म की स्थापना की। लेकिन सवाल है कि समाजवादी पार्टी में कंस कौन है जिसका कृष्ण जन्माष्टमी में शिवपाल यादव ने जिक्र किया। क्या शिवपाल यादव ने जन्माष्टमी के बहाने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया? क्योंकि शिवपाल यादव के लेटर में जिक्र है अखिलेश यादव का बिना नाम लिए कंस का। कंस ने अपने पिता को राजगद्दी से हटाया, अपमानित किया और हकीकत तो यही है कि अखिलेश ने मुलायम सिंह यादव को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाया, पार्टी पर कब्जा किया। क्या लेटर के बहाने शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया? सवाल यही है। यूं तो दोनों ही तस्वीरों का वक्त अलग है, माहौल अलग है, स्थितियां और परिस्थितियां भी अलग हैं, लेकिन मजमून एक ही है। तब औरंगजेब की गूंज थी, अब कंस का जिक्र है। अभी जो कथाएं मैंने जो पढ़ी हैं उस पर हमने ये किया है। अब जो कोई सोचता है किस पर किस, हाँ वो तो अलग अलग सोच है। दुर्योधन ने क्या मांगा? पूरी सेना मांग ली, लेकिन जीत उसी की जहां पर भगवान श्री कृष्ण। शिवपाल यादव के पत्र में लिखी हर एक लाइन अखिलेश यादव की ओर इशारा करती है। साल 2016 में घटे घटनाक्रम की ओर इशारा है। 29 जुलाई 2022 को वाराणसी में चाचा शिवपाल यादव को गठबंधन से स्वतंत्र करने का बयान देने वाले अखिलेश यादव भले ही सब भूल गए हों, चाचा शिवपाल को सब याद है, भली भांति याद है। खासकर समाजवादी पार्टी अपनी कमियों को दूर कर लेती है, अपनी कमियों को। तो जो बातें सामने आ रही हैं, तो कभी औरंगजेब कभी कंस, लेकिन सियासी मजबूरी में पास आने की भी कोशिश हुई। एक बार फिर दूरियां हैं तो निशाना सिर्फ शिवराज नहीं बल्कि कोई और भी साध रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव ने क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन बनाया था। गठबंधन सत्ता तक पहुंचने का संकल्प था, वो रास्ता तैयार किया गया। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। चुनाव में हार मिली, गठबंधन में मतभेद भी सामने आ गए। एक एक कर गठबंधन के साथी किनारे हो गए। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के सिंबल पर विधायक बने थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बैठकों में बुलाया तक नहीं, जिसकी टीस शिवपाल यादव के दिल में अभी तक बरकरार है। और अब जबकि फिर से अखिलेश यादव ने गठबंधन का सुर छेड़ा है, तो शिवपाल यादव तंज कस रहे हैं। उन्होंने जब हमको नहीं पूछा है, हमें गठबंधन का माना है, तो हम खुद ही अलग हो गए। तो हम गठबंधन में थे ही नहीं, तो हम खुद ही अलग हो गए गठबंधन से। आपस में तय हो जाए पार्टियों के मिल के लड़ें। मुझे उम्मीद है कि यहाँ विपक्ष में जो हैं वो लोग एक होंगे। हमारी बात करो ना, हम नहीं लगे, हम भी तो लगे सबको एक करने में। – 2022 विधानसभा चुनाव के बाद बात गठबंधन पर बिगड़ी थी और अब फिर गठबंधन की बात चली है। सवाल 2024 का है और सवाल ये भी कि क्या फिर दोनों साथ आएंगे, इसकी उम्मीद कम ही है। खासकर समाजवादी पार्टी को तो अपनी वो जो कमियां दिखाई नहीं देती, जो दूसरों पर आरोप लगाते हैं। एक तरह से शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के साथ दोबारा जाने की संभावनाओं पर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। ये बात और है कि अखिलेश यादव गठबंधन का तराना गा रहे हैं। मध्य प्रदेश की जमीन से आपस में तय हो जाए पार्टियों के मिल के लड़ें। मुझे उम्मीद है पार्टियां विपक्ष में जो हैं वो लोग एक होंगे। हालांकि यहाँ सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव क्या खुद भी चाहेंगे कि शिवपाल यादव उनके साथ आए, क्योंकि 2016 में औरंगजेब के नाम पर भड़क गए थे। अब शिवपाल यादव ने कंस वाला वार किया है, तो क्या गठबंधन की संभावनाएं कुछ बचती हैं? यह देश उस कृष्ण का देश है जो अपने पिता का अपमान लेने के लिए
महाबाहु महाबली कंस से टकरा जाता है। यह देश श्रवण कुमार का देश है। अब अगर यहां कोई अपने पिता को अपदस्थ करेगा तो कहीं न कहीं रेखांकित तो होगा। शिवपाल यादव ने जो बात इशारों में कही थी, पीएसपीएल प्रवक्ता दीपक मिश्रा ने बयानों में जाहिर कर दिया और अब इसी पर घमासान छुड़ा है। देखिए, वो चाचा भतीजे का आपस का मामला है। उनके परिवार में जो चला आ रहा है और उनकी पार्टी में जो चल रहा है, समाजवादी पार्टी में, ये जगजाहिर है। और वो कंस कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं, ये तो शिवपाल जी बेहतर जानते होंगे। जो उन पर बीती होगी वो बता रहे होंगे। तो ये तो शिवपाल जी का अपना निजी मामला है। शिवपाल यादव ने जो लेटर लिखा है, अगर उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ कंस का जिक्र नहीं है, बल्कि 2024 का ऐलान भी है, यदुवंशियों का आह्वान भी है, यदुवंशियों का सम्मान भी है, उन्हीं यदुवंशियों का जिनके सहारे अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में पार्टी के विस्तार का सपना देख रहे हैं। ऐसे यादव सभा की आबादी बहुत है, यहाँ यादव समाज को सोचना चाहिए किधर चलें। तो चाचा भतीजे के बीच छिड़ी महाभारत के केंद्र में यदुवंशी है, जिक्र कंस का है और 2024 में सत्ता तक पहुंचने का लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। माफिया और गैंगस्टर पर लगातार कार्रवाई जारी है। कल मुख्तार अंसारी, उसके परिवार और करीबियों पर ईडी ने छापा मारा था और आज पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी की 12 करोड़ 35 लाख की संपत्ति कुर्क कर दी। पुलिस ने अफजाल अंसारी की पत्नी, बेटियों के नाम दर्ज फार्म हाउस और खेतों को कुर्क किया। उधर आजमगढ़ प्रशासन ने एसपी विधायक और बाहुबली नेता रमाकांत यादव के भाई लल्लन यादव की बहू आशा यादव के नाम पर दर्ज संपत्ति कुर्क की है। पुलिस ने जहरीली शराब केस में कार्रवाई करते हुए इस एक्शन को लिया है। बागपत में कोतवाली पुलिस ने शातिर अपराधी मुस्तकीम की 17,12,000 की संपत्ति कुर्क की। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार के अलावा पुलिस ने गोतस्कर मोहम्मद मुजफ्फर और इसके सहयोगी योगेंद्र शुक्ला पर भी कार्रवाई की। उधर गोरखपुर की बात कर ले, जहां पर पुलिस ने माफिया राकेश यादव पर कार्रवाई की। राकेश यादव के चचेरे भाई अशोक यादव की फॉर्च्यूनर कार समेत 65 लाख रुपए के 5 वाहन जब्त किए गए। तो करप्शन पर चोट लगातार जारी है, लगातार कार्रवाई जारी है। अब आपको विस्तार से बताते हैं कहां, किसकी और कितनी संपत्ति कुर्क की गई। गाजीपुर में मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी की 12 करोड़ 35 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क हुई है। प्रशासन ने फार्म हाउस और 2 खेत कुर्क कर दिए हैं। फार्म हाउस और खेत अफजाल अंसारी की पत्नी और बेटियों के नाम पर दर्ज थे। आजमगढ़ में एसपी विधायक रमाकांत यादव के भाई ललन यादव की बहू आशा यादव की संपत्ति कुर्क की गई। प्रशासन ने 15 लाख की संपत्ति कुर्क की। आशा यादव जहरीली शराब केस में आरोपी हैं और आरोपी बनाए जाने के बाद से ही फरार हैं। बागपत में गैंगस्टर शानू की 17,12,000 रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। प्रयागराज में गो तस्कर मुजफ्फर और उसके साथी योगेंद्र शुक्ला पर एक्शन हुआ है। मुजफ्फर के 2 करोड़ रुपए का मकान और 50 लाख की जमीन पर कुर्की का बोर्ड लगाया गया। उधर गोरखपुर में माफिया राकेश यादव के चचेरे भाई अशोक यादव की फॉर्च्यूनर कार समेत 65 लाख की संपत्ति जब्त की गई। अफजाल अंसारी पुत्र सुभान अंसारी की जो उनके पत्नी और बेटियों के नाम पे अवैध तरीके से अर्जित धन से प्रॉपर्टीज इन्होंने रखी हुई थी, वो प्रॉपर्टी को आज सीज किया जा रहा है गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत। तहसीलदार सदर की उपस्थिति में 5 गाड़ियों का जब्तीकरण किया गया है, जिसमें से 1 जेसीबी लोडर, 1 अशोक लेलैंड ट्रक, 2 मोटरसाइकिल व 1 फॉर्च्यूनर गाड़ी शामिल है। और माफिया मुजफ्फर की संपत्ति कुर्क की जा रही है, जिसमें उसकी एक संपत्ति जिसकी अनुमानित मूल्य 2 करोड़ के आसपास है, ग्राम चफरी में एक भूखंड पे पक्का मकान था, वो कुर्क किया जा रहा है। साथ ही साथ आज एक और उसकी प्रॉपर्टी हथगहा में है, जिसकी अनुमानित मूल्य लगभग 50 लाख की है, वो भी आज कुर्क हो। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो दरिंदगी और हैवानियत की वो दास्तां है जिसने हर किसी को झकझोर दिया। दिल्ली ने हमीरपुर की बात कर रहे हैं, जहां पर दरिंदों ने जुल्म और दरिंदगी की तमाम सीमाओं को तोड़ दिया। वो रोती रही,
गिड़गिड़ाती रही, छोड़ देने की भीख मांगती रही। लड़की का साथी भी माफी मांगता रहा, जेब से सारे पैसे निकालकर दरिंदों को दे दिए, लेकिन दरिंदों का दिल नहीं पसीजा। दरिंदों के हाथ में डंडा था, पैंट में बंधी बेल्ट हाथ में थी। वो कभी बेल्ट से लड़की को पीटते, लड़की के साथी को भी डंडे से मारते। उन 6 दरिंदों में एक अधेड़ शख्स भी था, उसके सिर के आधे बाल झड़ चुके थे, आधे बाल सिर से गायब थे। वो उम्र में तो किसी का पिता लग रहा था, लेकिन वो भी दरिंदों की टोली में शामिल था। किसी के चेहरे पर गमछा बंधा था तो कोई दरिंदगी का वीडियो बना रहा था। इन 6 दरिंदों में एक भी इंसान नहीं था। हमीरपुर की घटना ने दिल्ली याद दिला दी, जहां निर्भया के साथ दरिंदगी ने देश को झकझोर दिया था। दिल्ली की निर्भया को तो मरने के बाद इंसाफ मिल गया, निर्भया के कातिल और भक्षक फांसी चढ़ गए, लेकिन हमीरपुर की निर्भया इंसाफ मांग रही है। कोई एक नहीं बल्कि 6 दरिंदे थे जिन्होंने लड़की को निर्वस्त्र कर उसकी पिटाई की, उसके मित्र को भी पीटा। लड़की जब जब छोड़ देने की गुहार लगाती तब तब उसकी बेल्ट से पिटाई की जाती। लड़की का कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक सुनसान इलाके में अपने मित्र के साथ बैठी थी। जो इन दरिंदों को नागवार गुजरा, पुलिस ने 5 को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है और उसकी तलाश चल रही है। एक लड़का और एक लड़की सिटी फॉरेस्ट एरिया में आपत्तिजनक स्थिति में थे, जिसकी सूचना ग्रामीणों को मिली तो 3-4 गांव के लोग और 2-3 लड़के वहां पे पहुंच गए। उन्होंने उन लड़के और लड़की के साथ मारपीट की, उनसे पैसे की मांग की और उनके साथ बदतमीजी की। पर वीडियो के द्वारा संबंधित लोगों की पहचान कर 3 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और अन्य व्यक्तियों की पूछताछ, गिरफ्तारी और पूछताछ करने हेतु आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि जघन्य अपराध को राजनीति का मुद्दा बना दिया गया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को यूपी में जंगल राज दिखने लगा है। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने राजनीति के रसातल में गोते लगा दिए। उनकी नजर में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। सवाल है कि हमीरपुर में जो कुछ हुआ वो क्या सिर्फ एक महज घटना है? जो है ट्वीट करके कहा है कि यूपी में जंगल राज है। क्या आपको भी लगता है कि यूपी में जंगल राज जैसा माहौल है? ये 25 करोड़ आबादी है और अगर मायावती जी ये कह रही हैं तो मायावती जी ने ये नहीं सोचा कि आखिर में जब उनकी सरकार थी तभी तो घटनाएं होती थी, उनकी सरकार में नहीं था। देखिए इतना बड़ा प्रदेश है और इतनी पुलिस नहीं है कि घर घर पहरा दे। लेकिन एक लड़की को, एक महिला को निर्वस्त्र करके पीटने को डिफेंड कैसे किया जा सकता है? नहीं, उस घटना की हम निंदा करते हैं। जिन लोगों ने किया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से। ये खबर जहां पर सीबीआई टीम की छापेमारी हुई है, विभूति खंड की सोसाइटी में छापेमारी हुई। मनोज राय के घर को सीबीआई ने खंगाला है। दिल्ली में शराब कंपनी का पूर्व कर्मचारी है मनोज। सीबीआई ने मनोज राय पर भी मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर कॉपी में मनीष सिसोदिया के साथ मनोज राय का नाम भी शामिल है। कुल 15 नाम एफआईआर में शामिल हैं। सीबीआई ने खंगाला है दिल्ली में शराब कंपनी का पूर्व कर्मचारी मनोज, और इसे लेकर लखनऊ में छापेमारी हो रही है। तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। लखनऊ में सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है। विभूति खंड की सोसाइटी में छापेमारी हुई है। मनोज राय के घर पर सीबीआई ने दस्तावेजों को खंगाला है। दरअसल दिल्ली में शराब कंपनी का पूर्व कर्मचारी है मनोज। सीबीआई ने मनोज राय पर मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर की कॉपी में मनीष सिसोदिया के साथ साथ मनोज राय का भी नाम है, लिहाजा उसकी भूमिका की जांच पड़ताल के लिए सीबीआई की एक टीम ने लखनऊ में भी छापेमारी की है। दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर बहुत बवाल हुआ। आरोप लगे कि इसमें करप्शन के बहुत सारे जगहें हैं और करप्शन हो रहा है, और इसी को लेकर बवाल हुआ था और उसी मामले में ये कार्रवाई।
और उत्तरकाशी से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ स्कूल जाने के लिए बच्चे रोज मौत के रास्ते से गुजरते हैं। जिस जुगाड़ के सहारे बच्चे उफनते बरसाती नाले को पार कर रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देखिए मौत के खेल से कम नहीं। मोरी विकास खंड की ये तस्वीर है, जहां के गोविंद वन्यजीव विहार राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र में 22 गांवों को जोड़ने वाला मोरी सांकरी मार्ग इस वक्त बंद हो गया है, जिसके चलते ग्रामीणों ने वैकल्पिक रास्ता तैयार किया है और इस वैकल्पिक मार्ग पर सफर करना मौत के सफर से कम नहीं है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक बल्ली के सहारे मार्ग बनाया गया है, जिसमें एक छात्रा को दूसरी छात्रा हाथ पकड़ती है और फिर दूसरे छोर पर हाथ पकड़कर उसे खींच कर ले जाती है। और अब आपको उत्तरकाशी की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर यमुनोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे 48 घंटे तक बंद रहा, जिसे खोल तो जरूर दिया गया लेकिन फिर से हाईवे बंद हो गया। तस्वीरों को देखिए आप, पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थरों की बारिश हो रही है। पहले पहाड़ी का एक बड़ा टुकड़ा धूल के गुबार के साथ नीचे हाईवे पर आ गया, इसके बाद पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। हाईवे पर बड़ी संख्या में यात्री फंसे हुए हैं। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। एक जगह रास्ता जैसे ही खुलता है, थोड़ी दूर आगे जाकर फिर से मार्ग बाधित हो जा रहा है, जिसकी वजह से सैलानियों को बहुत दिक्कत हो रही है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि बरसात में नदियों में अचानक कैसे पानी बढ़ता है और फिर बड़े बड़े हादसों की वजह बनता है। साफ और लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। वीडियो रामनगर की खिचड़ी नदी का है, जहां पर नदी सामान्य तरीके से ही यहां पर पानी का बहाव था, लेकिन अचानक से ऊपरी इलाकों में बारिश के बाद जलस्तर बढ़ जाता है। नदी उफान पर आ गई। अचानक ही शांत बह रही नदी ने विध्वंसक रूप ले लिया और जो भी सामने आया उसे अपने साथ बहाती लेती चली गई। हालांकि इस दौरान नदी में कोई नहीं था और बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन नदी का रौद्र रूप हर किसी को डराने वाला है।